Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग और वांगजी दोनों भी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, पर फाइनली फिलहाल बच्चे की कंडीशन ठीक थी। सिर्फ बच्चे की वजह से विंग आज न सिर्फ जिंगशी में वापस आया था, बल्कि वो वांगजी के साथ एक ही बेड शेयर कर रहा था। बीच में उनका बच्चा लेटा हुआ था। विंग जो दिन भर खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, थका हुआ था, वो फिलहाल सोया हुआ था। वही वांगजी भी कुछ देर के लिए सो चुका था, पर मिडनाइट में वो उठ गया क्योंकि ऑब्वियसली शाओ शिनचैन ने कुछ हर्ब्स दी थी युआन के फोरहेड पर लगाने के लिए। वांगजी ने अपने बच्चे की रात भर अच्छे से टेक केयर की और इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि विंग की नींद डिस्टर्ब ना हो सके। बेड के एक साइड बैठा हुआ वांगजी लगातार अपने बच्चे और अपने ओमेगा की तरफ देख रहा था। बहुत कुछ सोच रहा था वो। उसने खुद अपने ईगो के चलते अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली थी, वरना आज जो नजारा वो देख रहा है वो उसकी लाइफ का रूटीन भी हो सकता था। बहुत गलतियां की है उसने। विंग के साइड की स्टोरी जाने बिना विंग को उसने बहुत टॉर्चर किया है। हाँ, वांगजी जानता था कि विंग जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है, पर वो ये नहीं जानता था कि जियांग फैमिली उसके साथ इतना वर्स्ट बिहेव करती है। उसे तो हाल ही में पता चला था जब विंग ने उसे बताया कि जियांग फैमिली ने कैसे उसे टॉर्चर किया ताकि वो इस शादी के लिए अग्री कर दे। उसे अपनी हर एक हरकत का रिग्रेट था। शायद यही रीजन था कि विंग और युआन के जाने के बाद भी वांगजी खुद को रोक नहीं पाया था। वो भी सीक्रेटली विंग युआन का पीछा करने लगा था। जिस इन में विंग युआन शुयांग शाओशिनचैन के साथ रुके थे, उसी इन में एक रूम वांगजी ने भी बुक किया था खुद के लिए। क्या हुआ अगर वो विंग और युआन के आंखों के सामने नहीं रह सकता, पर छुपकर अपनी फैमिली को देख तो सकता है, प्रोटेक्ट तो कर सकता है। दूर से ही उन्हें खुश देखकर वो भी खुश रहेगा। ये बात वांगजी ने सोची थी, बट थैंक गॉड उसने ये सोचा। वो विंग के पीछे गया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने शुयांग और शाओ शिनचैन को विंग के रूम से वरीडली बाहर आते हुए देखा, तब वो उन दोनों के पास गया था। शुयांग शाओ शिनचैन ने वांगजी को सारी कंडीशन बताई और वांगजी ने तुरंत ही अपने ब्रदर को बटरफ्लाई मैसेज सेंड कर दिया था और वो खुद विंग के पास पहुंच गया। विंग और युआन अभी पीसफुली सोए हुए थे और वांगजी, जिसे ये सब कुछ ड्रीम लग रहा था, खुली आंखों से वो एक ब्यूटीफुल सपना देख रहा था और चाहता था कि ये सपना कभी ना टूटे। बट ऑब्वियसली जो सपना वो देख रहा था वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था। जैसे ही वो वक्त गुजरा था, उसके डोर पर नॉक हुआ था। वांगजी जो तुरंत उठा था और लगभग डोर की तरफ भागा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका ओमेगा और बच्चा उठ जाए। उसने तुरंत डोर ओपन किया तो सामने शुयांग था, साथ ही शाओ शिनचैन भी। मॉर्निंग हो चुकी थी और वो दोनों भी युआन को चेक करने आए थे। वांगजी, जिसने उन दोनों को शांति से अंदर आने के लिए बोला, वो दोनों भी समझ चुके थे कि विंग अभी तक सोया होगा क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें विंग की हैबिट्स बहुत अच्छी तरीके से पता थी। वो दोनों शांति से अंदर आए और शाओ शिनचैन ने युआन को चेक किया। युआन, जिसका फीवर अब लगभग उतर चुका था, और शुयांग शाओ शिनचैन को ये देखकर अच्छा भी लगा कि वांगजी ने सच में युआन की बहुत ज्यादा केयर की थी। जैसे शाओ शिनचैन ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही वांगजी ने रात भर युआन को मेडिसिन लगाई थी। शुयांग शाओ शिनचैन वांगजी के साथ फिलहाल जिंगशी के बाहर थे। शाओ शिनचैन ने वांगजी को बताया कि अब युआन बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही वांगजी, जो थोड़ा अपसेट हो चुका था, उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा, देन शुयांग की तरफ। प्लीज आप ये बात विंग से छुपा सकते हैं। ये सुनते ही शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों कंफ्यूज हो गए। व्हाट डू यू मीन? शाओ शिनचैन की इस बात पे वांगजी ने उसकी तरफ देखा। अगर आपने विंग को ये बोल दिया कि युआन ठीक है, तो विंग तुरंत ही बच्चे को लेकर यहाँ से जाने की बात करेगा। इवन वो चला जाएगा। मैं अपने बच्चे के साथ और कुछ वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ। सो प्लीज आप विंग को ये बोल दीजिए कि युआन अभी भी वीक है, एटलीस्ट और 1-2 दिन बस। उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा, पर प्लीज, मेरा बच्चा मुझे 6 साल बाद मिला है और कुछ ही वक्त हुआ है मुझे ये पता चले कि वो मेरा खून है। उसके साथ बस थोड़ा वक्त चाहता हूँ। साथ ही जो गलतियां मैंने पास्ट में की है उनका गिल्ट है मुझे, पर फिर भी मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहता हूँ। थोड़ा वक्त मेरे बच्चे और मेरे ओमेगा के साथ मैं स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज, ज्यादा नहीं, बस 1-2 दिन।
शाओ शिनचैन ने इस बात पर शुयांग की तरफ देखा। शुयांग जो खुद परेशान हो चुका था ये बात सुनकर, उसने शाओ शिनचैन की आंखों में भी सेम परेशानी नोटिस कर ली थी, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अगर ये बात विंग को पता चल गई गलती से भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शुयांग जिसने डीप ब्रीथ ली देन वांग जी की तरफ देखा। देखो वांग जी, हम समझ रहे हैं, पर जो तुम डिमांड कर रहे हो वो हम पॉसिबल नहीं कर सकते। अगर विंग को 1% भी पता चल गया कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं तो विंग बहुत गुस्सा करेगा। देखो ऑनेस्टली हम भी चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। इवन जितना हम विंग को समझाने की कोशिश कर सकते हैं उतना हम कर भी रहे हैं, पर ऐसे झूठ बोलकर उसे यहाँ रोकना ये गलत होगा। जैसे ही शुयांग ने बोला था, वांग जी जो अपसेट हो चुका था, पर उसे कैसे भी करके अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही था। वांग जी डायरेक्टली आगे बढ़ा और वो अपनी नीज पर नीचे बैठ चुका था। ये देखते ही शुयांग, शाओ शिनचैन शॉक, वो दोनों 2 कदम दूर हो चुके थे। वांग जी जिसने ब्लीडिंग आईज से शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ देखा। प्लीज बस थोड़ा वक्त, बस 1-2 दिन ही, मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, बस 1-2 दिन प्लीज। विंग को ये बोल दीजिए कि युवान वीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा उससे ज्यादा, पर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये बोल दिया कि युवान ठीक हो चुका है, विंग तुरंत उसे लेकर चला जाएगा। प्लीज आई बेग यू, बस थोड़ा वक्त मुझे मेरे बच्चे के साथ बिताने दीजिए, बस थोड़ा वक्त, मैं अपने विंग के साथ रहना चाहता हूँ, बस ज्यादा नहीं, 1-2 दिन, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा आपको। उसके बाद आप विंग को बता सकते हैं कि युवान ठीक हो चुका है और उसे लेकर जा सकते हैं, और प्लीज 1-2 दिन ही, प्लीज मेरे बच्चे के साथ मुझे रहने दीजिए। शुयांग और शाओ शिनचैन जिन्होंने वांग जी का ये बिहेव आज तक ना देखा था ना सुना था, वांग जी किसी के सामने झुक जाए ये बात तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, पर उसने शायद गलतियां ही कुछ ऐसे करके रखी थी कि अब वो झुकना भी सीख चुका था। शाओ शिनचैन जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वांग जी को उठा दिया। ओके, बस 2 दिन तक मैं कोशिश करता हूँ कि विंग युवान के साथ यहाँ रुके, पर उससे ज़्यादा मैं विंग को फोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि विंग भी बेवकूफ़ नहीं है। इस बात पर वांग जी ने तुरंत नोट कर दिया था। हाँ बिल्कुल, बस 2 दिन कैसे भी मेरे ओमेगा और मेरे बच्चे को यहाँ रहने दीजिए, देन उन्हें लेकर चले जाना आप, मैं नहीं रोकूंगा। इस बात पर दोनों ने नोट किया। ओके, अब जाओ उन दोनों के पास और उनकी केयर करो। इस बात पर वांग जी ने नोट किया। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस बात पर दोनों ने नोट किया और शुयांग, शाओ शिनचैन वहाँ से जा चुके थे। वही वांग जी जो अंदर आ चुका था, उसने देखा कि विंग और युवान अभी भी सोए हुए हैं। वो उन दोनों के पास जाकर बैठ गया और दोनों को सहलाने लगा। आज वांग जी ना ब्रेकफास्ट पर गया था और ना ही उसने कोई मेडिटेशन किया था, बस उसने बात लिया था और बाद में वो फिर से अपने ओमेगा और अपने चाइल्ड के पास बैठ चुका था। एक पल भी वांग जी रेडी नहीं था उन दोनों से दूर जाने के लिए। वांग जी ने अपना पूरा रूटीन मेस्टअप कर दिया था। सिचैन और मेंग्याओ भी युवान से मिलने आए थे, पर वांग जी ने उन दोनों को भी बता दिया था कि विंग और युवान अभी तक सो रहे हैं, तो वो दोनों भी वापस जा चुके थे। ई और कुरैन चिंगेचुन भी आए थे, पर उन्हें भी वांग जी ने सेम बोला था, तो वो तीनों भी जा चुके थे। अब वांग जी बस विंग और युवान के उठने का वेट कर रहा था। फिलहाल बहुत लेट हो चुका था। विंग जिसकी आइज धीरे धीरे ओपन हो रही थी, और जैसे ही उसने अपनी आइज ओपन की थी, उसके सामने वांग जी था, जो फिलहाल युवान की ही टेक केयर कर रहा था। विंग जो तुरंत उठ गया और ये जैसे ही वांग जी ने देखा, उसने विंग को गुड मॉर्निंग विश किया। विंग ने जस्ट नोट किया था उसका फेस अभी भी पोकर और रूड ही था। वांग जी जो खुद भी बेड से उठ चुका था, उसने विंग की तरफ कुछ क्लोथ्स बढ़ा दिए। विंग जिन्होंने एक नज़र उन क्लोथ्स को देखा, देन वांग जी को जाओ चेंज कर लो और बात ले लो, तब तक मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा। विंग ने एक नज़र उन रोब्स की तरफ देखा। वो रोब्स विंग के पुराने रोब्स थे। जब विंग यहाँ वांग जी से वेडिंग करके आया था, तब वो लैंग क्लैन के वाइट रोब्स पहनता था, और वही रोब्स आज वांग जी ने विंग की तरफ बढ़ाए थे। विंग जिसने वांग जी की तरफ गुस्से से देखा। कोशिश मत करो मेरे बच्चे थ्रू मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की, और क्या लगता है तुम्हें ये रोब्स पहन के मैं फिर से तुम्हारा ओमेगा बन जाऊंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो विंग ये रोब्स पहनता था, तुम्हारा ओमेगा था, वो कब से मर चुका है।
तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करो वांग जी। मैं एक डार्क कल्टीवेटर हूँ। वाइट रोब मुझ पे सूट नहीं करते। मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी अपने क्लोथ्स लेके आता हूँ। इस बात पर वांग जी ने जस्ट नोट किया और उसने वो क्लोथ्स पीछे ले लिए थे। विंग जो वहां से उठ गया और सीधा जिंगशी के बाहर जा चुका था। वही वांग जी, उसे विंग की सारी बातें बहुत बुरी लगी, पर कहीं ना कहीं विंग आज जो बातें वांग जी को सुना रहा था उसका जिम्मेदार भी वांग जी खुद ही था। खैर, उसने विंग की बातों को फिलहाल इग्नोर करने के बारे में ही सही सोचा और वो तुरंत फिर से अपने बच्चे के पास आ चुका था। कुछ देर बाद युवान भी धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर चुका था। फिलहाल विंग यहाँ मौजूद नहीं था। जैसे ही युवान ने वांग जी को देखा वो हैप्पी हो चुका था। वांग जी जो खुद भी अपने बच्चे को प्यार से सहला रहा था। युवान जो उठ गया और वांग जी की लैप में बैठ गया। वांग जी जिसने प्यार से अपने बच्चे को होल्ड किया। बच्चा फीलिंग वेल? युवान जिसने नोट किया। ओके, तो चलो आपके हैंडसम अंकल आपको फ्रेश करा देंगे। देन आपको जो भी ब्रेकफास्ट में खाना है मुझे बता दो, मैं बनवा लेता हूँ। ये सुनते ही युवान जो हैप्पी हो गया, उसने वांग जी के चिक पर किस किया और उसे अपनी लिस्ट बता दी जो उसे मॉर्निंग में खाना था। वांग जी जिसने नोट किया और वो एक सर्वेंट को बुलाकर युवान की सारी लिस्ट बतवा चुका था। देन उसने युवान को होल्ड किया और बाथ टब में लेके गया। उसने युवान को अच्छी तरीके से क्लीन किया वार्म वाटर से ही। उसने युवान को बात नहीं दिलवाया था, बस उसे एक क्लोथ को वार्म वाटर में डिप करके स्पंज बाथ दिलाया था। देन वो युवान को लेकर बाहर आए। उसने आज भी युवान को अपना ही एक लॉन्ग हानफू पहना दिया जिसमें युवान बिल्कुल छोटे से टेडी की तरह लग रहा था। वांग जी जिसने उन क्लोथ्स को युवान की बॉडी पर जैसे तैसे फिट किया, कुछ उन क्लोथ्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्हें काट छाट के। देन उसने अपने कबोर्ड से एक फॉरहेड रिबन निकाला जिस पर बहुत खूबसूरत क्लाउड का डिजाइन बना हुआ था। ये फॉरहेड रिबन विंग का था। जब विंग की वांग जी से वेडिंग हुई थी तब वांग जी ने खुद अपने हाथ से ये विंग को पहनाया था। तब वांग जी बहुत गुस्सा था, नाराज था विंग से, पर आज इसी फॉरहेड रिबन में विंग को देखने के लिए वांग जी तरस चुका है। वांग जी ये भी जानता है कि विंग ये फॉरहेड रिबन फिर से कभी नहीं पहनेगा, पर ठीक है, वो अपने बच्चे को एक बार तो भी इस फॉरहेड रिबन में देखना चाहता है। वो युवान के पास गया और उसने युवान के हेयर्स को अच्छे से टाई किया। उनके हेयर्स की अच्छे से पोनी बनाने के बाद वांग जी ने वो फॉरहेड रिबन युवान के फॉरहेड पर टाई कर दिया। सच में युवान बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत मासूम, बहुत ज्यादा खूबसूरत। वांग जी जो स्माइल कर रहा था और जैसे ही युवान ने भी खुद को देखा था वो भी स्माइल करने लगा था क्योंकि सच में वो बहुत क्यूट लग रहा था। आफ्टर ऑल वांग जी और विंग का बच्चा था। खूबसूरती में उसे टक्कर देना इतना आसान नहीं था। युवान जो फिलहाल मिरर के सामने एक चेयर पर खड़ा था और उसके पीछे वांग जी था जो अपने बच्चे को मिरर थ्रू ही देख रहा था। युवान जिसने वांग जी को मुड़ के देखा। हैंडसम अंकल, मुझे आपकी शॉर्ट भी चाहिए। ये सुनते ही वांग जी ने नोट किया और वो तुरंत अपनी बी चेन लेके आ चुका था। उसने उस बी चेन को युवान को पकड़ा दिया, बट ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से वो बी चेन बहुत ज्यादा बड़ी भी थी और हैवी भी। इवन बी चेन की और युवान की हाइट लगभग सरीकी थी। ये देखकर जहाँ युवान ने पाउट बना लिया वही वांग जी गिगल करने लगा। युवान जिसे गुस्सा आ चुका था उसने वांग जी को गुस्से से देखा। हैंडसम अंकल, ये बड़ी है, ये अच्छी नहीं दिख रही, आप इसे ले लो। वांग जी जिसने नोट किया उस सॉर्ड को ले लिया और वो अपने कबोर्ड के पास गया। देन उसने वहां से एक छोटी वुड की सॉर्ड लाई जिसे देखकर युवान हैप्पी हो गया। वांग जी ने वो सॉर्ड युवान को पकड़ा दी। ये लो, ये तुम्हारी हाइट को और तुम्हारी एज को मैच करेगी। ये सुनते ही युवान ने फिर से पाउट बना लिया। हैंडसम अंकल, आपका क्या मतलब है, मैं छोटा हूँ? वांग जी ने युवान के चीक को पुल किया। बच्चा, आप छोटे हो बट बहुत ब्रेव हो एंड बिलीव मी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनते ही युवान खुश हो गया और उसने वांग जी की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। वांग जी जिसने युवान को अपनी बाहों में कैरी कर लिया और अब वो दोनों बाप बेटे रेडी थे बाहर जाने के लिए। वांग जी और युवान दोनों भी जिंगशी से बाहर आए और तुरंत युवान और वांग जी दोनों की नजर विंग पर गिरी जो उस साइड में ही आ रहा था। जैसे ही विंग ने युवान को वांग जी की गोद में देखा, उन व्हाइट रोब और साथ ही फॉरहेड रिबन के साथ वो एक पल के लिए रुक चुका था। एक अजीब सा सुकून मिला था उसे ये देखकर। एग्जैक्टली यही तो वो चाहता था 6 साल पहले, कि वांग जी उसे अपना ओमेगा चाहे ना माने पर एटलीस्ट
अपने बच्चे को तो भी एक्सेप्ट कर ले। विंग तब रेडी था सब कुछ करने के लिए, बस उसे अपने बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली देनी थी, अपने मदर और फादर दोनों का प्यार देना था। पर वांगजी के ईगो के चलते सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और तब जो विंग को नहीं मिला, आज वांगजी वो उसे जबरदस्ती दे रहा है, जबकि अब विंग वो नहीं चाहता। सच में कितना अजीब है ना सब कुछ। एक वक्त ऐसा था जब वांगजी विंग को अपने सामने देखना तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था और आज कहीं ना कहीं सेम थिंकिंग विंग की है। वो आज वांगजी को अपने आसपास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो डिजायर्स दबे हुए हैं वो आज इस नज़ारे को देखकर बाहर तो आ ही चुके थे। ऑब्वियसली विंग चाहता है अपनी एक ब्यूटीफुल फैमिली। विंग चाहता है कि युआन को उसके अल्फा फादर का भी प्यार मिले, पर वो जानता है ये सिर्फ उसकी सोच है, क्योंकि शायद वांगजी कभी नहीं बदल सकता। ये भी सिर्फ एक मास्क है जो तुरंत उस दिन उतर जाएगा जब विंग वांगजी की तरफ कदम बढ़ाएगा। विंग को डर है अपनी लाइफ फिर से हेल होने का, इसीलिए तो वो वांगजी से दूर रह रहा है। पर क्या करे, डेस्टिनी उन दोनों को दूर रहने नहीं दे रही। सब कुछ उन दोनों में खत्म हो चुका है 6 साल पहले ही, पर वो एक वजह जो उन दोनों को जोड़ती है वो युआन ही गुसू छोड़ने के बाद विंग को फिर से गुसू में ही ला चुका है। विंग जो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता था, उसने फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वो बिल्कुल वांगजी और युआन के सामने आकर खड़ा हो चुका था। युआन ने जैसे ही अपने शियान मामा को देखा वो हैप्पी हो चुका था। उसने विंग की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए और विंग ने तुरंत युआन को होल्ड कर लिया। विंग ने युआन का टेम्परेचर चेक किया, युआन फिलहाल नॉर्मल था। विंग ने युआन से पीछे पूछा कि क्या वो ठीक फील कर रहा है। युआन ने नोट किया। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। देन युआन ने विंग की तरफ उस सॉर्ड को बढ़ा दिया। देखो शियान मम्मा, ये मुझे हैंडसम अंकल ने दी। ये सुनते ही विंग ने स्माइल की। हाँ बच्चा, बहुत प्यारी है ना मम्मा। अब मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह और हैंडसम अंकल की तरह कल्टीवेटर बनूंगा और बुरे लोगों से फाइट करूंगा। इस बात पर विंग और वांगजी दोनों ने भी स्माइल की। वांगजी जो आगे बढ़ा और उसने युआन को विंग के बाहों से अपनी बाहों में ले लिया। हाँ, मेरा बच्चा बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनेगा, मुझसे भी बड़ा। इस बात पर युआन ने स्माइल की। पर अब कल्टीवेटर बनने के लिए पहले कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा, तभी तो मेरे बच्चे को एनर्जी मिलेगी। देन वो स्ट्रांग होगा और फिर वो बड़ा होगा और बाद में कहीं जाकर कल्टीवेटर बनेगा। इस बात पर युआन ने नोट किया। हाँ हैंडसम अंकल, आपने बोला था ना मेरे पसंद की चीजें। वांगजी जिसने नोट किया। हाँ बेटा, बन चुकी है, चलो। युआन ने नोट किया और वांगजी ने आगे बढ़ के अपने दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने जैसे ये देखा था उसने एक लुक वांगजी को दिया। वांगजी जिसने सॉफ्ट स्माइल की। चलो, ब्रेकफास्ट लग चुका है। इस बात पर विंग ने जस्ट नोट किया और वांगजी जहाँ अपने एक हाथ में अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहा था, वही उसका दूसरा हाथ विंग के हाथ में था। उसने विंग के हाथ को बहुत प्यार से पर थोड़ा स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था। वो तीनों भी आज जब गुस्सू से चल रहे थे तब हर कोई उन्हें देख रहा था। कहीं ना कहीं सबको वो तीनों परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। कुछ ही देर बाद वो तीनों भी हॉल में पहुंच चुके थे और सर्वेंट्स ने उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। वांगजी जो अपने बच्चे को अपने लैब में ही बिठाए हुए था, उसने अपने बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। वही विंग जो खुद खा भी रहा था और वांगजी युआन को देख भी रहा था। युआन कितना हैप्पीली वांगजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसे देखकर विंग खुश भी था। फाइनली उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ और वो बाहर आ चुके थे। वांगजी जिसने फिर से विंग का हाथ होल्ड किया था और दूसरे हाथ में युआन तो था ही। कुछ ही देर बाद वो तीनों भी शुयांग और शाओ शिनचैन के पास पहुंच चुके थे युआन को चेकअप करने के लिए। शाओ शिनचैन ने युआन को अच्छी तरीके से चेक किया। देन उसने विंग की तरफ देखा। फिलहाल तो इसका फीवर उतर चुका है, पर इसकी बॉडी को रिकवर होने में वक्त लगेगा। ये सुनते ही विंग जो थोड़ा टेंस हो चुका था। क्या मतलब? विंग बच्चा थोड़ा वीक है, ऐसी हालत में इसका ट्रैवल करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हमें और 1-2 दिन युआन के लिए यहाँ रुकना ही होगा, क्योंकि ऑनेस्टली हम तीनों ये नहीं चाहेंगे कि युआन को रास्ते में कुछ हो जाए। तो एटलीस्ट जब तक वो हेल्दी नहीं होता तब तक हम यही रहे, ये युआन के लिए सही है। विंग जो शुयांग और शाओ शिनचैन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, उसने तुरंत नोट कर दिया।
ओके, तो 2 दिन के बाद ये ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल परफेक्टली फाइन। इस बात पर शाओ शिनचैन ने नोट किया और विंग जिसने अलाउ कर दिया था कि वो 2 दिन तक गुसू में ही रहेगा। वांग जी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया और उसने जस्ट इशारों में ही शाओ शिनचैन से थैंक्स कहा। शाओ शिनचैन ने भी जस्ट नोट किया। देन विंग, वांग जी, युआन वहां से निकल चुके थे। बाहर सिचान और मेंग्याओ थे जिनके साथ जिंगी भी था, जिसे देखकर युआन खुश हो गया और वो वांग जी के बाहु से नीचे उतर चुका था। उसने जिंगी को भी अपनी वो वुडन सॉर्ड दिखाई, जिसे देखकर जिंगी भी खुश हो गया और उसने भी अपनी सॉर्ड ला ली थी जो वुड की ही थी। दोनों बच्चे आपस में खेलने लगे। वही वांग जी वो सिचान के साथ वहां से जा चुका था कुछ बात करने के लिए। वही मेंग्याओ के साथ विंग था। बहुत वक्त गुजर चुका था और फिलहाल लंच टाइम था। वांग जी जो खुद युआन को लेने गया था और वो युआन को अपने साथ ही लेकर आया था, उसने ऑलरेडी विंग को भेज दिया था। उन तीनों ने पूरी फैमिली के साथ मिलकर लंच किया और फिर से युआन खेलने जा चुका था, जिसके पीछे वांग जी भाग चुका था और वो भी अपने बच्चे के साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहा था। और इस सारे नज़ारे को विंग शुयांग, शाओ शिनचैन और मेंग्याओ के साथ दूर खड़ा हुए देख रहा था। वांग जी अपने बच्चे के साथ बहुत हैप्पी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं विंग की आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे। मेंग्याओ जो अब तक उस तरफ देख रहा था, उसने विंग की तरफ एक नजर डाली और जैसे ही विंग की आईज को उसने थोड़ा वेट देखा, उसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा। विंग जो तुरंत होश में आकर मेंग्याओ की तरफ देख चुका था। क्या सोच रहे हो? विंग जिसने अपनी आईज को क्लीन किया और मेंग्याओ से कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। मेंग्याओ जिसने विंग के शोल्डर पर हल्का सा प्रेस किया। विंग समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ मैं। बहुत हार्ड है ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि तुमने जो सफ़र किया है कहीं ना कहीं मैंने वो देखा है। भले ही तुम खुद को छुपाने की कोशिश करते थे, पर कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया था। इवन मैंने तुमसे पूछने की भी कोशिश की थी, पर तब तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद यही रीज़न था कि तब मैं तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस बात पर विंग ने मेंग्याओ को आंसर किया। याओगो, मैं बस आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। मैं बस ये चाहता था कि ये बात अल्फा ओमेगा की है तो हम दोनों के बीच ही रहे। मुझे लगा था कि कभी ना कभी तो मैं सब कुछ ठीक कर ही दूंगा। कभी ना कभी तो मैं वांग जी का प्यार हासिल कर ही लूंगा। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वांग जी मुझे पूरे दिल से अपना लेगा। पर मैं बहुत गलत था, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर आज तो हो रहा है ना विंग। जैसे ही मेंग्याओ की ये बात विंग ने सुनी थी, उसने मेंग्याओ को आंसर किया। वक्त निकलने के बाद क्या ही फायदा। जहर देने के बाद भी किसी इंसान को मर जाने के बाद उसे अमृत पिलाने का कोई मतलब नहीं रहता। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, पर अब ऑनेस्टली मैं कुछ भी नहीं चाहता। और देखिए, जब मैंने सारी होप्स खो दी, सब कुछ चाहना बंद कर दिया, तो अब वांग जी एफर्ट्स डालने लगा है उस रिश्ते को बचाने की जो ऑलरेडी पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुका है। अब ना इस रिश्ते में कोई होप बची है, ना एफर्ट्स का कोई फायदा। वांग जी ने मेरे साथ जो किया उसे मैं एक पल के लिए भूल भी सकता हूँ, पर उसकी वजह से मेरा एक बच्चा बॉर्न होने से पहले ही मर चुका है। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल पा रहा। शायद यही रीजन है कि मैं वांग जी को माफ नहीं कर सकता। मेंग्याओ ये बात समझता था, क्योंकि वो भी एक ओमेगा था, एक बच्चे का बाप था। तो हाँ, वो विंग की कंडीशन समझ रहा था, पर वो दूसरी साइड से भी सोच रहा था, जिस वजह से उसने विंग से कहा, विंग आई अंडरस्टैंड, जो कुछ भी वांग जी ने किया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, वो सब गलत था। इवन तुम डिजर्व भी नहीं करते थे। पर फिर भी एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा। एक बच्चे के लिए उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं, वैसे ही बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा होप्स रखते हैं। और ऑब्वियसली युआन तुमसे भले ही आज ना पूछे, पर फ्यूचर में कभी ना कभी वो तुमसे कुछ सवाल ज़रूर करेगा। अब परसों नाइट की ही बात ले लो, तुम्हें याद नहीं उसने क्या कहा? जिंगी के पास उसके अल्फा मदर फादर दोनों हैं, बाकी बच्चों के पास भी दोनों मदर फादर है, तो सिर्फ उसके पास क्यों नहीं है? उसने डायरेक्टली तुमसे कहा कि वो वांग जी को पसंद करता है और उसे अपना डैड बनाना चाहता है। भले ये बच्चा नहीं जानता कि वांग जी ही उसका बायोलॉजिकल फादर है, पर सोचो, ये सवाल कभी तो वो तुमसे पूछेगा ना।
आज छोटा है उसने वो बात शायद मजाक मजाक में कह दी, पर आगे जाकर उसी बात का वो मतलब निकालेगा। दुनियादारी वो आज से देख रहा है, आज से वो अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। सोचो जब फ्यूचर में वो उन्हीं आसपास की चीजों को देखकर तुमसे क्वेश्चंस करेगा तब तुम क्या आंसर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वांगजी को माफ कर दो, बिल्कुल नहीं। जो वांगजी ने किया है वो बहुत गलत है, माफी के काबिल है ही नहीं, इवन वो क्राइम है। पर देखो उसे अपने बच्चे के साथ कितना खुश है वो। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे मत देखो, अपने बच्चे को देखो जो उसके साथ कितना खुश है। विंग, मैं समझ रहा हूँ एज ओमेगा तुम किस बात से डर रहे हो, फिर से हर्ट होने से तुम डर रहे हो, पर बिलीव मी इस बार मुझे नहीं लगता कि वांगजी कुछ भी गलत करेगा। उसे चांस नहीं देना मत दो। मैं कह भी नहीं रहा कि उसे माफ कर दो, पर एटलीस्ट अपने बच्चे को एक फादर तुम्हें देना चाहिए। वो अनकॉन्शियस था, फीवर में था, तब उसके मुंह से उसके हैंडसम अंकल का नाम मैंने भी सुना था। वो लैंस का ब्लड है विंग, वो वांगजी का ब्लड है। शायद यही रीजन है कि वो वांगजी से इतनी जल्दी इतना अटैच हो गया। और कहीं ना कहीं एक ही बात सच है, बच्चे हम बड़ों जैसे नहीं होते, वो मासूम होते हैं। जो बात एक बार उनके दिल में लग गई उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या तुम भूल पाए हो आज भी जियांग फैमिली का टॉर्चर? ये सुनते ही विंग, जिसने मेंग्याओ की तरफ वाइडन आई से देखा, मेंग्याओ जिसने स्माइल की, मैं सब जान चुका हूँ, हर एक चीज जानता हूँ तुम्हारे बारे में, इसीलिए यही कहूँगा। जैसे तुम अपने पेरेंट्स के लिए तरसे हो, तड़पे हो, उनके जाने के बाद तुमने जो कुछ भी सफर किया है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी सरी का ही कुछ फेस करे? उसके पास तुम हो ये बात मैं मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं बाकी बच्चे उसे इस बात पर बुली करेंगे, उसे चिढ़ाएंगे, उससे जानना चाहेंगे कि उसके अल्फा फादर कौन है। तब क्या आंसर देगा तुम्हारा बच्चा? धीरे धीरे वो सवाल उसे खोखला करने लगेंगे, उसके बचपन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और बस सवाल रह जाएंगे उसके पास, बहुत सारे सवाल। एंड बिलीव मी, जब वो सवाल वो तुमसे करेगा ना, तब तुम ना उन सवाल का जवाब दे पाओगे, इवन ना उसे फेस कर पाओगे। एक बात ध्यान से सोचो विंग, वांगजी तुम्हारे लिए गलत है, युआन के लिए नहीं, क्योंकि युआन से वो बहुत प्यार कर रहा है। अगर फ्यूचर में उसे ये पता चला ना कि उसके हैंडसम अंकल ही उसके फादर थे, तो वो गलत वांगजी को नहीं समझेगा, तुम्हें समझेगा, क्योंकि उसके हैंडसम अंकल ने कभी भी उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया। वांगजी ने जो कुछ भी किया है गलत, वो तुम्हारे साथ किया है। तो युआन की नज़र में वांगजी गलत कभी नहीं होगा, इवन उसकी नज़र में तब तुम गलत बन जाओगे, क्योंकि तुमने उसके हैंडसम अंकल को उससे दूर कर दिया, ये झूठ बोलकर कि वो जस्ट एक रैंडम इंसान है, ना कि युआन का फादर। तब तुम युआन को किसी भी हालत में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वांगजी की वो डार्क साइड युआन के सामने कभी आई ही नहीं है, तो वो वांगजी को गलत समझेगा ही नहीं। और बिलीव मी, तब शायद तुम्हारा ये जो लाड़ प्यार, स्ट्रगल, सफरिंग, ये सब कुछ युआन के ध्यान में भी नहीं रहेगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। उसे बस तुम एक कल्प्रिट नजर आओगे जिसने उससे उसके फादर को छीन लिया है। तब उसकी नज़र में इम्पोर्टेंट तुम्हारा प्यार नहीं होगा, उसकी नज़र में तब इम्पोर्टेंट बस उसकी आइडेंटिटी और वांगजी होगा। तो सोचो इस बारे में। आज उसे सिर्फ उसके डैड चाहिए, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी तो अपने बच्चे के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए ही होगी ना। विंग, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे फादर ने पहले मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उनका इलिजिमेट सन था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैंने सब कुछ सफ़र किया है, अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, देन दुनिया के ताने सुने हैं, बहुत सारा स्ट्रगल किया है अपने ही बाप से। अपनी आइडेंटिटी के लिए मैं न जाने कितने सालों तक फाइट कर रहा था। ये इलिजिमेट का टाइटल बहुत वर्स्ट होता है विंग, जो तुमने भी सहा है और मैंने भी, और ऑब्वियसली हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि सेम टाइटल हमारे बच्चे कैरी करे। तो प्लीज सोचो, तुम भले ही वांगजी को माफ ना करो, पर युआन को उसका फादर लौटा दो, क्योंकि यही बच्चे के लिए सही होगा, यही तुम्हारे लिए सही होगा। सोचना है तो हर तरीके से सोचो विंग। अगर फ्यूचर में उसे उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो क्या बोलेगा वो तुम्हें, कि उसका फादर गुसु का सेकंड प्रिंस था और तुम एक रॉ कल्टीवेटर जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो आज तुम्हारे साथ उन जंगलों में रह रहा है,
फ्यूचर में वो तुम्हें ब्लेम करेगा, यही बोलेगा कि तुमने उसकी लाइफ का डिसीजन लिया, उसे सफर करवाया, जबकि वो एक प्रिंस की लाइफ डिजर्व करता था। तब क्या आंसर कर पाओगे अपने बच्चे को? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है, वो लान वांगजी का बच्चा है, गुसु के सेकंड प्रिंस का, मतलब वो खुद भी प्रिंस है। वो डिजर्व करता है लग्जरी। उस केव का वो हार्ड स्टोन उसके लिए नहीं बना, उसके लिए ऑलरेडी एक सॉफ्ट बेड रेडी है। तो क्यों चाहते हो कि वो सफर करे, तुम्हारे साथ जंगलों में भटके? उसे एक स्टेबल लाइफ तुम गुस्सू में दे सकते हो। सोचो विंग, हर डायरेक्शन से सोचो, तब जाकर कहीं तुम्हें समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम था जस्ट तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, और ना ही मेरा ये कहना है कि तुम वांगजी को माफ कर दो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली दो। प्रिटेंड कर सकते हो तुम वांगजी के साथ मिलकर कि तुम दोनों में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और अपने बच्चे को एक अच्छी पेरेंटिंग तुम दोनों मिलकर दे सकते हो। वो जब बड़ा हो जाएगा तब चाहे तो कर देना वांगजी को फिर से खुद से दूर। उसके बाद युआन डिसाइड करेगा कि उसे आगे क्या करना है, तुम्हारे साथ रहना है, वांगजी के साथ रहना है, या फिर खुद का कुछ अलग प्लान है। वो उसका डिसीजन होगा, बट उसका चाइल्डहुड वर्स्ट मत बनाओ। वो अपनी चाइल्डहुड में अपने दोनों पेरेंट्स का इक्वल प्यार डिजर्व करता है, और उसे मत छीनो उससे, वरना फ्यूचर में वो तुमसे नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं विंग मेंग्याओ की सारी बातों से रिलेट कर पा रहा था, और मेंग्याओ की सारी बातें कहीं ना कहीं सच भी थी, सही भी थी। विंग जो सोच रहा था और सामने देख रहा था, जहाँ वांगजी और युआन, साथ ही शिजुए भी अब तक ज्वाइन हो चुका था, वो तीनों भी उन वुड की सॉर्ट से खेल रहे थे। कितना खुश था उसका बच्चा। सच में यहाँ उसे एक कंप्लीट फैमिली मिलेगी, एक बड़ा भाई मिलेगा शिजुए, उसके दोनों अंकल मिलेंगे मेंग्याओ और सिचैन, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल सब मिलेंगे, उसके फादर मिलेंगे, उसके बायोलॉजिकल डैड। एक आइडेंटिटी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। एजुकेशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हर कुछ विंग यहाँ रहकर अपने बच्चे को दे सकता है। नहीं तो अब उसका बच्चा भी उसके साथ ही उन जंगलों में भटकता रहेगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.